हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी विद नागेंद्र सिंह पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम जो है रीट एसएसटी का अपन जो कोर्स कर रहे थे उसमें हमारी यूनिट चल रही थी बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। उसमें अपन ने बीमा एवं बैंकिंग के प्रकार पढ़ लिए थे, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य पढ़ लिए थे, और जो आखिरी टॉपिक था उस यूनिट का वो है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। वो अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ पूरे वीडियो में जुड़े रहिएगा। चलिए साथियों, आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण ये अपन करने वाले हैं। तो इसमें जो है उपभोक्ता जागरूकता के बारे में दिया हुआ है जो अपन डिटेल से करते हैं। अनोपपुरा के अधिकांश किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं। वहाँ के कुछ किसानों ने ट्रैक्टर व खेती के नए औजार खरीदे चाहे। कई किसान अपनी ज़मीनों का सुधार करवाकर सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़ाना चाहते थे, परंतु कम आमदनी के कारण कोई भी किसान ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन घासीलाल नामक किसान ने चौपाल में अन्य किसानों से कहा, इस गांव में हम किसान लोग क्यों नहीं न सहकारी खेती को अपना लें। सहकारी खेती, यदि हम सभी किसान अपने छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक कर लें और सभी अपने पास उपलब्ध थोड़े थोड़े धन को मिलाकर इकट्ठा कर ले तो खेतों को सुधरवा सकते हैं। फिर क्या कहता है ये, सुधरवा सकते हैं, ट्रैक्टर और अन्य औजार भी खरीद सकते हैं। हम में से कोई भी किसान इन बड़े खर्च वाले कार्यों को अकेला नहीं करवा सकता है। यह सुनकर गोपाल ने घासीलाल से पूछा, आखिर मुझे इस कार्य से क्या मिल जाएगा? क्या तुम मेरा खेत छीनना चाहते हो? घासीलाल ने सबको समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिलकर काम करने से हमारी अनेक समस्याएं दूर हो जाएगी। इससे सभी को लाभ होगा। हमारे खेतों पर सामूहिक प्रयास से उत्पादन में वृद्धि होगी। हमारा थोड़ा थोड़ा धन एक बड़ी धनराशि बन जाएगा, जिससे हम महंगे औजार भी खरीद पाएंगे। खेतों को मिलाने पर खेत की जोत बड़ी हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो हमारे खेतों की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। सबको उसके हिस्से के अनुपात में आमदनी का हिस्सा मिल जाएगा। मेरे ननिहाल के किसान तो बहुत पहले से ही ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि घासीलाल जो है सहकारी कृषि के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है, समझा रहा है, यानी कि मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें लाभ भी ज़्यादा होगा और काम भी आसान हो जाएगा। ऐसा वो यहाँ पर लोगों को समझा रहा है। आगे देखते हैं। अब सभी किसान घासीलाल की बात से सहमत हो गए। उन्होंने आगे सामूहिक रूप से खेती प्रारंभ कर दी। उनके खेतों की उपज कई गुना बढ़ गई। अनोपपुरा के किसानों का जीवन ही बदल गया। इस तरह मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता का आधार है। ये जो कहानी पढ़ी इसमें अपने काम की जो चीज़ है, रीट के काम की, वो है ये सहकारिता कहाँ से शुरू होती है, क्या आधार है। तो मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता का आधार है। बच्चों, मिलजुल कर बड़े से बड़ा काम भी आसानी से किया जा सकता है। सबकी प्रगति तभी हो सकती है जब हम अपने लाभ को छोड़कर सबके लाभ के लिए कार्य करें। यह सहयोग की भावना से ही संभव है। अपने लाभ को छोड़कर सबके लाभ के लिए कार्य करना सहयोग की भावना से ही संभव है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। सहकारिता का अर्थ एवं महत्व देखेंगे अपन। सहकारिता का अर्थ एवं महत्व।
साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। सहकारिता किसे कहते हैं? संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे सहकारिता कहते हैं। अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते कि वह अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके। यदि लोग आपस में संगठित होकर ही किसी कार्य को करते तो बड़े और मुश्किल काम भी संभव हो जाते हैं। इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने व विकास का प्रयास करते हैं। सहकारिता में समाज के निर्धनतम एवं कमजोर व्यक्ति का हित भी निहित होता है। तो सहकारिता जो है उसमें समाज के निम्नतम व कमजोर व्यक्ति का भी हित जो है निहित होता है। चलिए सहकारिता के मूल तत्व देखते हैं। पहला है सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है। इसमें सदस्यता जो है स्वैच्छिक होती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। अपनी इच्छा से अपन शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दूसरा, इसका संचालन एवं प्रबंधन सभी सदस्यों की सहमति से होता है। इसका जो संचालन है और प्रबंधन मैनेजमेंट है वो सभी की सहमति से होता है। तीसरा, सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार एवं अवसर प्राप्त होते हैं। सभी सदस्यों को अवसर एवं अधिकार एक जैसे प्राप्त होते हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे है इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। सहकारिता के मूल मंत्र है सब एक सबके लिए, सब एक के लिए और सबके हित में ही हमारा हित। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, कोटेशन, इसको आप याद रखिएगा। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए और सबके हित में ही हमारा हित। ये इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। फिर सहकारी समिति का गठन। अब सहकारी समिति का गठन कैसे होता है, क्या है, देखते हैं। किसी समान आर्थिक या सामाजिक हित वाली क्रियाकलापों के उद्देश्यों से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। अब देखो, प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 15। ये याद कर लीजिएगा। किसके लिए होने चाहिए 15? प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए। इम्पोर्टेंट है। वे उस कार्य के लिए अपने साधन या पूंजी समिति में लगाते हैं। समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि समिति का पंजीकरण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। इसका संचालन सदस्यों में से ही चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। सहकारिता समिति के प्रतिनिधि किन में से चुने जाते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। समिति के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। समिति के आय व्यय का उचित तरीके से हिसाब किताब रखा जाता है। समिति अन्य साधनों से भी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। लाभ हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब देख लेना, लाभ हानि में भी सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अपने उद्देश्यों के अनुसार सहकारी समितियों के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। कुछ मुख्य सहकारी समितियों के यहाँ प्रकार बता रखे हैं, वो देखते हैं अपन। पहला, कृषि सहकारी समिति। एक कृषि सहकारी समिति हो सकती है। दूसरा, दुग्ध सहकारी समिति, ये हो सकती है। तीसरा, उपभोक्ता सहकारी समिति हो सकती है। चौथा, गृह निर्माण सहकारी समिति हो सकती है। पांचवा, सहकारी साख एवं बचत समिति। और छठा, क्रय विक्रय सहकारी समिति। ये कुछ मुख्य सहकारी समितियां हैं, हो सकती है ये। फिर आगे देखते हैं क्या दे रखा है। हमें दैनिक उपयोग के लिए कई तरह का सामान खरीदना पड़ता है। कई बार व्यापारियों के द्वारा हमें नकली या घटिया सामग्री दे दी जाती है। जानकारी के अभाव में हम इस प्रकार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हमें उपभोक्ता के हित संबंधी कानून प्रावधानों की जानकारी हो तो हम कई समस्याओं और आर्थिक हानि से बच सकते हैं। आइए अब हम उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करते हैं। अभी अपन देखेंगे उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो उपभोक्ता सशक्तिकरण। गणेश कक्षा 5 उत्तीर्ण करके कक्षा 6 में आया। उसने अपनी शिक्षिका के कहने पर पुस्तक विक्रेता से
कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। परंतु ये क्या, पुस्तक में तो पृष्ठ संख्या 13 से 20 तक के पृष्ठ थे ही नहीं। गणेश ने पुस्तक शिक्षिका को दिखाई। शिक्षिका ने उससे कहा, इस पुस्तक को विक्रेता को लौटा कर बदलवा लो। वह शाम को अपनी माँ के साथ विक्रेता के पास गया, किंतु विक्रेता ने पुस्तक वापस लेने से साफ मना कर दिया। बहुत देर तक बहस करने के बाद भी उन्हें पैसे ही वापस लौटना पड़ा। घर पर दादाजी इनका इंतजार कर रहे थे। गणेश ने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी बोले, यह विक्रेता का गलत व्यवहार है। उपभोक्ताओं को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 बनाया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण कानून काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कब बना था, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अदालत उस उपभोक्ता को राहत प्रदान करेगी। कल मैं खुद उस विक्रेता से बात करूंगा, ऐसा उसके दादाजी कहते हैं। दादाजी आगे बोले, हम अपनी खरी कमाई का खराब पैसा देकर खोटी चीज़ क्यों खरीदें, घटिया चीज़ क्यों खरीदें, मिलावट क्यों बर्दाश्त करें, भला कोई नकली माल क्यों लेवे। इसी तरह की ठगी से बचने के लिए बना है उपभोक्ता संरक्षण कानून, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगले दिन जब दादाजी के समझाने का विक्रेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच में विक्रेता की शिकायत की। मंच ने गणेश को सही पुस्तक ही नहीं दिलवाई, बल्कि 5,000 रुपये हर्जाना और खर्चा भी विक्रेता से दिलवाया। तो ये फ़ायदा होता है जानकारी का। तो उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी इसमें बता रखी है। चलिए आगे देखते हैं, उपभोक्ता कौन है। जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। कोई व्यक्ति खुद के उपयोग के लिए कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो उपभोक्ता है। वह वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष व अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे आप चॉकलेट खरीद कर खाते हैं तो आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। इसी प्रकार आप एक टैक्सी किराए पर लेकर विद्यालय पहुँचते हैं तो भी आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। रामू अपने बच्चों के लिए बाजार से मिठाई खरीदता है। सोनू अपने बीमार भाई का निजी चिकित्सालय में इलाज करवाता है, तो रामू और सोनू भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब कोई दुकानदार बेचने के लिए कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता वो है जो खुद के स्वयं के उपयोग के लिए खरीद रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, उपभोक्ता का शोषण। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। खराब या घटिया वस्तु देना, मात्रा या तौल में वस्तु कम देना, अवधि पार वस्तु देना यानी एक्सपायरी डेट, निर्धारित ब्रांड की वस्तु के स्थान पर अन्य ब्रांड की वस्तु या नकली वस्तु देना, विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना, वस्तु का बताए गए मानकों पर खरा नहीं उतरना, गारंटी की अवधि में वस्तु के खराब हो जाने पर गारंटी की शर्तों के अनुसार उसे नहीं बदलना अथवा वारंटी की अवधि में उसमें सुधार नहीं करना, घटिया सेवा देना, समय पर सेवा नहीं देना या भुगतान प्राप्त करने के बावजूद सेवा नहीं देना आदि तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण किए जाने की घटना होती रहती है। तो ये इन तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है। तो अब हमें खरीदारी के समय रखी जाने वाली क्या क्या सावधानियां हैं वो देखते हैं। खरीदारी के समय रखी जाने वाली सावधानियां। उपभोक्ता का दायित्व है कि शोषण से बचने के लिए वह खरीदारी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। पहला, खरीदे हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान का बिल अथवा रसीद और गारंटी वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। शिकायत दर्ज कराते समय यह रसीद व कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अब देखिए, आप बिल और गारंटी वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। ये नहीं लोगे तो आप शिकायत नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक प्रूफ होता है कि आपने वो चीज़ वहाँ से खरीदी है और उसकी गारंटी है। तो ये चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सामान पर उसका नाम, मात्रा, बैच नंबर, उत्पादन एवं अवधि समाप्ति की तिथि, कीमत, कर सहित रहित तथा निर्माता का पूरा नाम,
वह पता अच्छी तरह जांच कर खरीदना चाहिए। कोई भी सामान अपन खरीदते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें उसके बॉक्स के ऊपर या जो भी कागज़ वगैरह होता है उसके ऊपर देखना चाहिए, ये सब होने ही चाहिए उस पर, तभी वो एक अच्छा सामान हो सकता है। फिर वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले ISI मार्क, एग मार्क, FPO आदि मानक चिन्हों को देखकर खरीदना चाहिए। अब ये जो है आपको एग्ज़ाम में इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मार्क देखकर सामान खरीदना चाहिए, कौन सा मानक चिन्ह नहीं है, कौन सा मानक चिन्ह है। कोई चिन्ह दे देंगे ये कौन सा है, जैसे ये ISI मार्क है, ये FPO मार्क है, ये मानक जो है वो है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा आप अच्छे से, अच्छे से समझ के याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानक चिन्ह देख लिया। सावधानी रखनी चाहिए कि नापने अथवा तौलने के लिए प्रमाणीकृत बाट या माप का ही उपयोग किया गया है। कोई भी सामान खरीदते हैं अपन तो खुला सामान, तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो तौलने का जो सामान है, नापने तौलने का, वो प्रमाणीकृत बाट या माप का ही उपयोग किया गया हो। वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए। और कोई भी चीज़ जो है, अब 1 किलो की चीज़ खरीद रहे हैं, उसमें उसके ऊपर एक डिब्बा है जो 100-200 ग्राम का डिब्बा ही है, तो उस डिब्बे का वजन उस सामग्री के वजन से अलग होना चाहिए। 1 किलो उस डिब्बे के अंदर सामग्री होना चाहिए, डिब्बा अलग से होगा। डिब्बा और सामग्री दोनों 1 किलो की नहीं हो सकती है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। फिर छठा, आजकल विक्रेता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उपभोक्ता इनसे भ्रमित होता है तथा कम गुणवत्ता वाली वस्तु भी खरीद लेता है। अतः उपभोक्ता को विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से देख परख कर वस्तु खरीदनी चाहिए। तो जो आजकल जो एडवर्टाइजमेंट होता है टीवी, अखबार वगैरह, रेडियो वगैरह में, तो उनसे हमको भ्रमित नहीं होना है और देख परख कर अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ ही खरीदनी चाहिए। चलो, उपभोक्ता शिकायत कहाँ करें। अब अपन देखेंगे उपभोक्ता कहाँ शिकायत करें। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा, वो देखना है अपन को। तो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा एवं उनको शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है। इस कानून के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायत की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालयों का गठन किया गया। कौन से न्यायालय? उपभोक्ता न्यायालय। 20 लाख रुपए तक की शिकायत जिला उपभोक्ता मंच में, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बता रहा हूँ मैं आपको, इनको आपको याद करनी है कि 20 लाख तक की शिकायत अपन कहाँ कर सकते हैं? जिला उपभोक्ता मंच में। फिर 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम कहाँ करेंगे? तो राशि से संबंधित विवाद राज्य उपभोक्ता मंच में होगा। ये कहाँ होगा? राज्य उपभोक्ता मंच में। और 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि से संबंधित शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में होगा। ठीक है, 20 लाख रुपए तक का तो जिला में, 20 लाख रुपए तक का जिला में, और 20 लाख से 1 करोड़ का राज्य में, और 1 करोड़ से ऊपर का राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को करेंगे। चलिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस राशि की सीमा में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, हो सकता है। उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। अब कहीं पर भी आप अपील करते हो और 30 दिन में आपको न्याय नहीं मिलता तो आप उससे ऊपरी अदालत में अपनी अर्जी कर सकते हो न्याय के लिए। चलिए नेक्स्ट, सभी सावधानियों के उपरांत भी यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदी हुई वस्तु या सेवा में दोष पाया जाता है और समझाने के बाद भी विक्रेता अथवा सेवा प्रदाता गलती नहीं सुधारता है तो उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत अवश्य करनी चाहिए। सभी जिला मुख्यालय पर जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए हैं, अतः हमें जागरूक रहकर उनका लाभ उठाना चाहिए। अब देखो, पूरी सावधानी रखने के बावजूद भी अगर दुकानदार से कोई चीज़ अपन के पास गलत आ जाती है और अपन बदलना चाहते हैं या वो दुकानदार नहीं बदलता है उसको, तो आप उसकी शिकायत अवश्य करें। ठीक है, उपभोक्ता शिकायत कैसे करें? अब ये शिकायत कैसे करेंगे ये देखना। उपभोक्ता सादे कागज पर 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से किसी प्रतिनिधि द्वारा या स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
इसका कोई शुल्क नहीं होता है और ना ही वकील की आवश्यकता होती है। वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष अवधि में शिकायत दर्ज करना जरूरी है। किसी भी वस्तु या शिकायत में कोई खराबी है तो 2 वर्ष की अवधि में ही शिकायत करना चाहिए, उसके बाद शिकायत करना मुश्किल है। शिकायत में उपभोक्ता का नाम पता, विक्रेता पक्ष का नाम पता, शिकायत का विवरण एवं शिकायतकर्ता जो कुछ चाहता है उसका पूरा विवरण होना चाहिए। साथ ही बिल, रसीद आदि भी साथ होना चाहिए। शिकायत करते वक्त 4 से 5 कॉपी में शिकायत लिखनी है कागज़ पे और उसमें अपना पूरा नाम पता और जिसके खिलाफ अपन शिकायत कर रहे हैं उसका नाम पता और वस्तु के बारे में पूरी जानकारी और वस्तु का बिल, रसीद और अपन उस हर्जाने के तौर पर क्या चाहते हैं वो सब उसमें लिखा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नया जुड़ा है तो बहुत से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अब देखते हैं उपभोक्ता को उपलब्ध राहत। शिकायतकर्ता को न्यायालय अथवा आयोग जो राहत दिलवा सकता है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। क्या क्या दिलवा सकता है? पहला, विवादास्पद सामान में सुधार करवाना। दूसरा, उस सामान के स्थान पर वैसा ही नया सामान दिलवाना। तीसरा, उपभोक्ता को होने वाली हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति दिलवाना। और चौथा, उपभोक्ता को हर्जाना खर्चा दिलवाना। ये 4 चीज़ें जो है न्यायालय जो है उपभोक्ता न्यायालय शिकायतकर्ता को उपलब्ध करवा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कुछ शब्दावली दे रखी है अब जो यहाँ पर आई थी पाठ में। सहकारिता, सहकारिता का अर्थ है सहयोग करने व साथ मिलकर काम करने का भाव। आर्थिक, धन या रुपये पैसे संबंधी। शोषण, दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना। गारंटी, क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदलने में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा। और लास्ट है वारंटी, क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा उसकी निःशुल्क मरम्मत करने की सुविधा। यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न एग्जाम में दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं गारंटी और वारंटी में अंतर। इधर से या तो ये लाइन दे देंगे या ये लाइन दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, गारंटी आ रही है, वारंटी आ रही है, गारंटी वारंटी दोनों आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। ऐसा प्रश्न बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो साथियों यहीं पर हमारा जो ये है पोर्शन ये हो जाता है कंप्लीट और हमारी जो ये यूनिट थी पूरी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियोज़ के अपन की इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी इसको ज़रूर डालेंगे। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।